यस, तो हम यहाँ थे कि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में ये दोनों किस पॉइंट पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और जैसे ये हमारा है प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो फर्स्ट क्या होगा, ये हमारा रिएक्टेंट है। हमारा रिएक्टेंट क्या है, N2 प्लस 3H2। तो जैसे हमारी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुई, रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट होने पर क्या होगा, पहले जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगा, राइट, तो पहले जो उसकी वो डिक्रीज होगा, ये दोनों नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन पहले डिक्रीज होकर, क्योंकि वो अमोनिया को फॉर्म कर रहे हैं हार्बन मैटर में, तो वो पहले डिक्रीज होकर, राइट, डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज होने पर इनका ग्राफ हुआ इस तरह से, पहले ये हाई, पहले अब मतलब ऊपर से ये इंक्रीज से डिक्रीजिंग टू कंडीशन पे आए, होते 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 इस स्टेज पे आ गए। और ये दोनों क्या मेल्ट कर रहे हैं, ये दोनों बना रहे हैं अमोनिया, बना रहे हैं NH3 को फॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे जैसे NH3 बनेगा तो ये NH3 जैसे बनना, जैसे जब रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, राइट, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तब ये तो इंक्रीजिंग पे रहता है, ये तो टॉप पोजीशन पे रहता है, ठीक है, ये तो सबसे ऊपर होता है, बट हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये 0 लेवल पे होता है उस वक्त, क्योंकि ये तो फॉर्म ही नहीं हुआ होता है, तो ये 0 पे होता है और ये हमारा हाई पे होता है, तो ये हमारे हाई पीक पे है। और ये जैसे जैसे प्रोडक्ट को बना रहा है तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो एक नए प्रोडक्ट को बना रहा है, NH3 को फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बट अब ये हमारा जो अमोनिया है ये 0 से होते हुए, क्योंकि ये उसको वो बना रहा है, तो ये धीरे 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 इंक्रीज होता है, इंक्रीज होकर इस कंडीशन पे आके वो पूरी तरह से बन जाता है। ये हमारा अमोनिया यहाँ पर फॉर्म हो गया। ओके, हमारा अमोनिया यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। ओके, ये हमारा अमोनिया फॉर्म हो गया है। अब इस बीच में, अब देखिए जो दोनों लाइन्स है ना, ये दोनों एक इक्वल स्टेज में आ गई, राइट, दोनों इक्वल आ गई है। तो मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम की। ये वो कंडीशन है जहाँ पर अमोनिया एंड N2H2 दोनों की ये दोनों प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाते हैं, ये वो कंडीशन है। ओके, ये हम इसे इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं कि ये मतलब वो पॉइंट क्या होता है, ये वो मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ पर ये चीज़ होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है, ये वो पॉइंट होता है। ओके, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा इससे, तो आप इसको राइट डाउन कर दीजिए। ओके, तो आपने इसको बना दिया होगा। अब हमें ना इसके कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम के लिए आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको एक ये भी जो होती है एक क्लोज सिस्टम में होती है, क्लोज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट है, क्या इसमें कैटेलाइज्ड जब हम इसमें ऐड करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोचिए, कैटेलाइज्ड जब हमने इसमें ऐड किया तो क्या वो इक्विलिब्रियम को चेंज कर देगा, क्या वो नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटेलाइज्ड का यहाँ रोल क्या होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैटेलाइज्ड का क्या रोल होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये हमने पढ़ा था, क्लोज सिस्टम में यूजफुल होता है, और सेकंड रोल ऑफ कैटेलाइज्ड।
देखिए यहाँ पर जो कैटेलिस्ट का रोल होता है, उसका कैटेलिस्ट का सिर्फ ये रोल है कि जैसे ही आपकी रिएक्शन चल रही है, ठीक है, रिवर्सिबल ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चल रही है, हमने कैटेलाइस्ट ऐड किया, कैटेलाइस्ट से ये इफेक्ट होगा कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आनी होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम वो जो पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो वही रहेगा, उसकी पोजीशन तो सिमिलर रहेगी, बट उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि जो रिएक्शन पहले विदाउट इक्विलिब्रियम 5 मिनट में होनी थी वो अब 2 मिनट में हो जाएगी, उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है। मतलब कैटेलाइस्ट का तो यूज़ यही है ना, जो भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना, राइट, तो उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 5 मिनट से वो 2 मिनट के अंदर वो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। बट इक्विलिब्रियम जो होगा ना वो उसी पॉइंट पर होगा जब वो पहले होना था, विदाउट कैटेलाइस्ट जब होना था वो सेम उसी कंडीशन पे वहाँ पर होगा। तो कैटेलाइस्ट का इसमें सिर्फ यही रोल रहता है। नेक्स्ट, एक इसमें आपका रोल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम में एक सुपरमैन होता है, सर्वशक्तिमान। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर भले आप उसका प्रेशर हाई कर दो, भले उसका वॉल्यूम चेंज कर दो, भले उसका अदर कंडीशन आप चेंज कर दो, फिर भी इक्विलिब्रियम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। बट जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया उस रिएक्शन का, वो इक्विलिब्रियम की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो उसकी स्पीड होगी, वो कई गुना जल्दी हो जाएगी, ठीक है। मतलब सब चीज़ें, वॉल्यूम वगैरह, ये सब चीज़ें, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह सब एक तरफ और सिर्फ टेम्परेचर एक तरफ। टेम्परेचर बढ़ाते ही उसकी स्पीड काफ़ी गुना तेज हो जाती है। तो एज अ सुपरमैन टेम्परेचर यहाँ पे रोल प्ले करता है, तो टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है उसमें। ओके, आप इसको राइट डाउन करो। ओके, यहाँ 4 पॉइंट है, डायनेमिक, नेचर। एक्चुअली क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम का जो नेचर होता है ना वो डायनेमिक नेचर होता है। डायनेमिक नेचर क्या होता है? डायनेमिक नेचर ये होता है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, राइट, ठीक है, राइट, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुई, रिएक्शन स्टार्ट होते ही आपको पता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, दोनों रिएक्शंस अपनी इक्वली वो दोनों वर्क करने लगेंगी, है ना। बट जैसे ही उनका कंसंट्रेशन हाई लो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। बट इसमें कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आपने एक बकेट लिया, ये जैसे एक बकेट है, और ये बकेट कौन सी वाली है? एक नल वाली बकेट है, ठीक है, एक नल वाली बकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बड़ा सा कैंपर, ड्रम, किसी के भी थ्रू आप इसमें पानी आप भर रहे हो, जैसे आप इसको वाटर आप इसमें भर रहे हो, ओके, और आपने इसका नल भी चालू कर रखा है। तो क्या होगा, क्या इसका जो, जैसे अगर आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है, नीचे वाला नल बंद है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बकेट फुल हो जाएगी, है ना। बट अगर आपने ये नीचे वाला नल भी खोल दिया तो क्या होगा? क्या ये इतनी फुल की फुल भरी रहेगी? नहीं, ये एक ऐसी कंडीशन पे आ जाएगी जहाँ पर इसका जो लेवल है ना वो उतना का उतना ही रहेगा, ना वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, वो एक ऐसी कंडीशन पे आ जाएगी। तो डायनेमिक नेचर भी इसी तरह की, मतलब अपने इक्विलिब्रियम में डायनेमिक नेचर इसी तरह का रोल प्ले करता है कि आप उसको बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, कुछ भी कंडीशन कर रहे हो, रिएक्शन भले कितनी स्पीड से चल रही है, कंसंट्रेशन हाई कर रहे हो, लो कर रहे हो, बट एक ऐसी कंडीशन आती है डायनेमिक नेचर के कारण कि आप भले उसको कितना ही बढ़ा रहे घटा रहे हो, पर वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है कि
वो जितना है, वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जितना सेट है वो उतना ही रहेगा, वो डाउन अप डाउन इस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह से डायमंड नीचे आपको सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अब क्या वैसे राइट डाउन कर लो। ओके, एंड फिफ्थ कंडीशन इज, जैसे आपको बताया था मैंने अपने जो गिब्स एनर्जी का जो रोल, इम्पोर्टेंट जो रोल इसमें बताया था कि गिब्स एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, राइट। गिब्स एनर्जी मिनिमम होती है तभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। ओके, तो देखो अब इसको वापस रिवाइज करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो क्लोज सिस्टम में होता है, यह ओपन सिस्टम में नहीं पॉसिबल है। इसका जो रोल ऑफ कैटेलाइस्ट का क्या रोल होता है, इसमें कैटेलाइस्ट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कैटेलाइस्ट का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो उसकी स्पीड को, मतलब इसका जो है ना, आप जो 5 मिनट में हो रहा था वो 2 मिनट में होगा, टाइम को इंक्रीज कर देगी, बस इतना ही होता है। टेम्परेचर सुपरमैन होता है, टेम्परेचर बढ़ाती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, डायनेमिक नेचर। वो रिएक्शन कितनी भी स्पीड से हो रही है, कितनी भी स्लो हो रही है, पर एक इक्विलिब्रियम की स्टेज ऐसी आती है कि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो उतनी की उतनी रहती है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो वहाँ से कम नहीं होगा, और गिब्स एनर्जी इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। ओके, राइट डाउन कर लिया आपने। ये आपका जो इक्विलिब्रियम होता है ना, ये 2 तरह से अपना रोल करता है। कैसे? एक होता है होमोलोगस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेटेरोलोगस इक्विलिब्रियम। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। फर्स्ट, होमोलोगस इक्विलिब्रियम, सेकंड इज दैट heterogeneous equilibrium। गॉट इट? आप इसे ऐसे ही इंडेक्स पे बना दो, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। होमोलोगस इक्विलिब्रियम, जिसे हमें हिंदी में हम समांगी साम्यावस्था बोलते हैं और ये विषमांगी बोलते हैं, पर अपने लिए होमोलोगस हेटेरोलोगस बेस्ट है। ओके, ठीक है। तो होमोलोगस में क्या होता है? होमोलोगस इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, पहले एक बार आप इसे बता दीजिए। अपना जो होमोलोगस इक्विलिब्रियम होता है, इसकी जो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं यूज में, वो होते हैं वो सेम स्टेट पर होने चाहिए। जैसे दोनों अगर गैसेज स्टेट पे हैं तो दोनों गैसेज होने चाहिए, दोनों अगर सॉलिड है तो दोनों सॉलिड होने चाहिए, दोनों एक्वस है तो दोनों एक्वस होने चाहिए, राइट। बट हेटेरोजीनस में ये होता है कि इसमें एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है, ये दोनों मेटअप होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब दोनों की स्टेट अलग होती है और इसमें दोनों की स्टेट सेम होना रिक्वायर्ड होता है। ओके, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो आप इसका एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट है उसमें लिखना कि दोनों की स्टेट सेम होनी चाहिए रिएक्टेंट के, और इसमें लिखना कि दोनों की स्टेट डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, इसमें आप लिखो, जैसे हमने वही पहले वाला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन की रिएक्शन हमने जब हाइड्रोजन से करवाई थी तो हमें मिला था अमोनिया मिला था, राइट। तो ये जो दोनों थे ना, दोनों गैसीय स्टेट में थे। ओके, सेकंड, हमने यहाँ पर फेरस का जो हमने लिया वो हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, और साइनाइड का हम लेते हैं, साइनाइड का भी हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, राइट। तो हमें इससे क्या फाइंड आउट होता है, फेरस साइनाइड, फेरस साइनाइड हमें फाइंड आउट होता है। ओके,
मतलब हमारा कहने का मतलब है होमोलोगस इक्विलिब्रियम में दोनों स्टेट होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हेटेरोजीनस होता है, हेटेरोजीनस में देखिए क्या होता है, जैसे हमने सबसे सिंपल सा एग्जांपल है H2 का ही लेते हैं। H2 जो हमने लिया था पहले वो हमने लिक्विड लिया था, राइट। ऑब्वियसली बात है, हमने लिक्विड से हमने गैसेस वाला बनाया था, उसकी वेपर्स जो क्रिएट हुई थी, तो लिक्विड टू गैस, राइट। नेक्स्ट हमने लिया, इसका एग्जांपल है, ओके, हमने लिया था जैसे एक Ca कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये टूट कर क्या बन रहा है, ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, गॉट इट। अब ये जो टूट, ये सॉलिड था बट ये टूट के जो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, आपको पता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये हमारी गैस बन गई। मतलब यहाँ दोनों कंडीशन भी मिला, जब इन दोनों को मिलाएंगे तब भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया हेटेरोजीनस का। ओके, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ेंगे वो आपके लिए आगे क्वेश्चंस में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम में अपना क्या रोल प्ले करता है, अपन अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या रोल होता है? देखो, जैसे आपको पता है इक्विलिब्रियम के अंदर जो दो रिएक्टेंट होल के मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। ओके, देन अपने ये जो रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें आपको पता है कि कोई भी दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो बट इसके अंदर हम हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ लेंगे, हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज में लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का साइन होता है Kc। ओके, Kc होता है। अब हमें इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? उसे हम ऐसे लिखेंगे Kc इक्वल टू, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की तरफ से लेना है। ओके, हमने लिया प्रोडक्ट की तरफ से, तो ये CD अपॉन AB, यहाँ हम बॉक्स बनाएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से फिर आते हैं हम रिएक्टेंट पे। ओके, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, यहाँ पर लिया आयोडाइड, ये हमारा बना हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, अब इसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम कैसे सेट करेंगे? इसे हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, Kc इक्वल टू HI। इसका जो आगे वाला नंबर होगा ना, वो यहाँ पर ऊपर एज स्क्वायर लग जाएगा। ये हमारा हो गया H, ये हो गया हमारा I। गॉट इट? यहाँ पर जो आगे जो भी नंबर होगा ना, वो स्क्वायर लगेगा, बाकी अगर ये नीचे है तो वो एज इट इज हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको राइट डाउन कीजिए।
इसका एक और लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं। वो है 4NH3 प्लस 5O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं 4NO एंड 6H2O के मॉलिक्यूल। ओके, तो अब हम इसको केसी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में? इसको हम इस तरह से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आगे जो होगा ना नंबर, उसे हम ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, NO स्क्वायर 4, इक्वेशन प्लस है O प्लस, तो यहाँ पर ऐसे करके H2O। आप बताइए कैसे लगेगा? ये बिल्कुल राइट, हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट NH3 और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का 5। बिल्कुल इस तरह से हम इसको प्रेजेंट यहाँ पर करेंगे। सो सिंपल। ओके, तो इस तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहीं अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर और भी है, जैसे एसिड बेस की रिएक्शन इक्विलिब्रियम में किस तरह से होती है, और आगे भी मैनी मोर थिंग्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।